हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं, जैसा आपको पता है पिछले वीडियो आप देख रहे हैं उनमें बुद्धि टॉपिक में लेकर आया था, और आज बुद्धि पर तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने आज बुद्धि का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत आपके सामने लेकर आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। इसमें से कहीं न कहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपसे पूछते ही है ना। और क्या नाम है सिद्ध बुद्धि को सिद्धांत का? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया? कौन है सिद्धांत का जन्म दोस्तों? गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। कब दिया है सिद्धांत? देखो मैंने लिख दिया है 1967 ईस्वी में दिया था। ठीक है दोस्तों। अब देखें इसी सिद्धांत के कई नाम है, बस आपका दो ही जगह से क्वेश्चन उठता है आजकल, या तो नाम पूछते हैं सिद्धांत का, है ना, और या फिर तत्व पूछते हैं, तत्विंश कारक पूछते हैं, है ना। तो और कई नाम है सिद्धांत के। देखें त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशन। क्या है ये? 3 डायमेंशन, है ना, 3 डायमेंशन थ्योरी। तो 3D क्या होगा? 3 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं? देखिए लिख दिया मैंने आगे 3D थ्योरी। ये क्वेश्चन आता है 3D थ्योरी किसने दी? 3D मतलब गिलफोर्ड। आगे मैं बताऊंगा, डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ किस प्रकार ये नाम 3D पड़ा, है ना। तो त्रिआयामी सिद्धांत 3 डायमेंशन थ्योरी दोस्तों याद रखना। जैसे आपको पहले आ चुका है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और आज आ गया त्रिआयामी सिद्धांत। फिर अगले वीडियो में आएगा त्रिसंरचनात्मक सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो कई त्रि है, ये है त्रिआयामी। बस यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। वो पूछता है क्वेश्चन त्रिआयामी और जल्दबाजी में कर आ जाते हैं क्वेश्चन को त्रिकारक को, क्योंकि दोनों अलग अलग है दोस्तों, याद रखना है ना। तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का। और क्या नाम? बुद्धि का संरचना सिद्धांत, SI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, SI मॉडल। अगला नाम इसी त्रिआयाम को हम कह सकते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, है ना। तो त्रिविमीय हो गया वही 3 डायमेंशन। और एक नाम और क्या? बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत। इसी साल सीटेट में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया, है ना। तो प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत भी इसी का नाम है। तो कई नाम हो गए ना। अब ये है क्या है त्रिआयामी सिद्धांत, वो देखते हैं। एक मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों आपके सामने, देखें ये 3 आयाम है, 1 2 और 3। ठीक है, ये पूरा निचोड़ है डायग्राम गिलफोर्ड का, है ना। 3 आयाम है ये। कौन कौन से? मतलब क्या कहता है गिलफोर्ड कि बुद्धि के 3 आयाम हैं, है ना, 3 विमान हैं, और 3 आयाम ही ये आपस में मिलकर के व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाते हैं। ठीक है। अब 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला विषय वस्तु, नंबर 1 क्या है? विषय वस्तु। दूसरा संक्रिया, है ना, और तीसरा उत्पाद। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अब विषय वस्तु किसे कहते हैं वो देखिए, है ना। तो विषय वस्तु क्या है दोस्तों? किसी भी सूचना को प्राप्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? विषय वस्तु कहलाता है। जैसे आपने कुछ बोला और मैंने उसे सुना। अब भाई मेरी बुद्धि तक वो सुनी हुई बात है कोई ना कोई माध्यम से तो पहुंच रही है, वही माध्यम क्या कहलाता है? विषय वस्तु कहलाता है। ठीक है, आपने वातावरण में कोई चीज देखी, जैसे किसी जानवर को आपने देखा, आंखों से देखा ना, तो आंख क्या बन गया? यहाँ पर माध्यम बन गया। वही आंख क्या कहलाएगी फिर? विषय वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो देखें हमें किस तरह से समझा रहा गिलफोर्ड कि कैसे हमारी बुद्धि कार्य करती है ना। तो पहला बता दिया उसने विषय वस्तु के। सबसे पहले किसी चीज को हम सुनते हैं, देखते हैं, प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, और फिर बुद्धि तक किसी माध्यम से वो चीज हमारे अंदर पहुंच जाती है। तो सबसे पहले बुद्धि ने किसी चीज को प्राप्त किया, किसी माध्यम से प्राप्त किया, वही माध्यम क्या कहलाता है? विषय वस्तु कहलाता है।
ठीक है। दूसरा आयाम क्या बताया गिलफोर्ड ने? संक्रिया, ऑपरेंट। क्या कहते हैं इसको? ऑपरेंट, संक्रिया, है ना। अब संक्रिया क्या है? ये साइकोलॉजी का एक शब्द है ना, संक्रिया। देखो दोस्तों, दो शब्द होते हैं, एक क्रिया और एक संक्रिया। अब क्रिया और संक्रिया कहते हैं मानसिक क्रिया को, मतलब हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क जो सोचता है वही हमारी क्या है? संक्रिया है। और क्रिया क्या है? शारीरिक क्रिया को क्रिया कहते हैं। मतलब हमारा शरीर जो कुछ करता है वो क्रिया है, हमारा मस्तिष्क जो सोचता है वो संक्रिया है ना। अब बताओ, संक्रिया पहले होगी या क्रिया पहले होगी? तो वही स्वाभाविक सी बात है, पहले संक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले मस्तिष्क आदेश देगा शरीर को, फिर शरीर कोई कार्य करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि पेन मेरे हाथ में है ना। अब ये पेन को ये हाथ बोर्ड पर तब ले जाएगा जब मस्तिष्क इस हाथ को आदेश देगा कि आप लिखो। तो मस्तिष्क ने जो सोचा आदेश देने का वो क्या थी? संक्रिया। और फिर जाकर के इस पेन के द्वारा हाथ ने यहाँ पर लिखा, तो ये हाथ की क्रिया क्या कहलाएगी? क्रिया, है ना, एक्शन। और मस्तिष्क की क्रिया क्या कहलाएगी? संक्रिया, ऑपरेंट। ठीक है। तो हमेशा क्रिया से पहले क्या होती है? संक्रिया होती है। तो देखो क्या किया मस्तिष्क ने, बुद्धि ने क्या किया कि पहले किसी वस्तु को माध्यम, ये विषय वस्तु को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? माध्यम से प्राप्त किया, है ना। फिर उसको प्राप्त करने के बाद उस मस्तिष्क ने, बुद्धि ने संक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हो गया संक्रिया। और संक्रिया जब हो गई, मतलब मस्तिष्क ने कोई क्रिया कर दी, तो निश्चित है उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा। वो परिणाम क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्पाद कहलाएगा, है ना। पर इसी को, उत्पाद को क्या कहते हैं हम? परिणाम कहते हैं, है ना, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है। तो अब एक चेन बनी ना। देखें, सबसे पहले मस्तिष्क ने या बुद्धि ने किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त की, वो विषय वस्तु कहलाए माध्यम। उसके बाद मस्तिष्क ने सोचना प्रारंभ कर दिया, वो मस्तिष्क का सोचना ही क्या है? संक्रिया है। और संक्रिया होने के बाद कोई ना कोई उत्पाद या परिणाम हमारे सामने आया, वही परिणाम, वही प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाए? उत्पाद कहलाए। तो इस तरह से गिलफोर्ड इन 3 आयामों के माध्यम से हमारी बुद्धि की पूरी संरचना को समझा देता है ना। तो कितने आयाम हुए दोस्तों? त्रिआयाम में गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 आयाम हुए, 3 विमाएं हुई, है ना। ये कारक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आयाम पूछ रहा है। तो कितने आयाम हुए दोस्तों? 3 आयाम हुए। क्रम से भी याद रखना, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है। फिर आजकल लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये बनता है, आजकल अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, क्या कि इनके कारक पूछते हैं। कारक, है ना, आयामों के भी कारक हैं। अब देखें वो कारक कितने कितने हैं, कौन से आयाम के कितने कारक हैं। तो देखो मैंने लिख दिया, एक चार्ट बना दिया कि विषय वस्तु के 4 कारक, है ना। एक टेबल और बनाऊंगा मैं इसी वीडियो में, उसमें आप देखोगे कि फिर पहले गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के 4 कारक बताए और फिर इसने संशोधन कर दिया, कितने कर दिए? 4 की बजाय 5 कर दिए। तो कुल मिलाकर वर्तमान में विषय वस्तु के कितने कारक हैं? 5। और प्रारंभ में कितने थे? 4, है ना। तो विषय वस्तु के 4 कारक, वर्तमान में 5। अगला संक्रिया। संक्रिया के प्रारंभ में 5 कारक थे और वर्तमान में कितने बता दिए? 6। ठीक है। इसी तरह उत्पाद, मूल रूप से प्रारंभ में 6 कारक थे और वर्तमान में भी कितने हैं? 6 कारक, है ना। तो दोनों चीजें मैंने इसमें लिख दी आपको, मूल रूप से और संशोधन। मूल रूप और संशोधन, मूल रूप और मूल रूप। क्यों? यहाँ कोई संशोधन इस गिलफोर्ड ने नहीं किया। ठीक है। अब इनके नाम देखते हैं। तो आप पिछला 2nd ग्रेड का पेपर देखेंगे तो नाम पूछा, 1st ग्रेड का पेपर देखेंगे तो नाम पूछा है।
है ना, कि जैसे दे दिया एक सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन याद है मुझे, पूछा था कि निम्न में से गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा कारक संक्रिया का नहीं है ना। मैंने संक्रिया के सारे कारक लिख दिए, इनमें कहीं सृजनशीलता दिख रही है क्या आपको? नहीं है ना। और यही क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा कारक संक्रिया का नहीं है, और उसमें एक कारक दे दिया सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। अब सृजनशीलता नहीं है, आपको उत्तर हो गया। ठीक है ना। तो देखते हैं कारक, देखते हैं विषय वस्तु के कितने कारक है? 4। कौन कौन से हैं ये दोस्तों आप याद रखना, है ना। इसमें कोई कोताही मत बरतना। आज मेरा वीडियो देख के इनको नोट कर लेना कॉपी में, वैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप तो साथ के साथ में नोट करो इसको, है ना। क्या कौन कौन से कारक हैं देखें, विषय वस्तु के बता रहा हूं 4 कारक, फिर 5वां कौन सा जोड़ा वो देखें। दृष्टि मतलब देखना, है ना। शाब्दिक, शाब्दिक मतलब बोलना, शब्दों से बोलना। सांकेतिक, सांकेतिक मतलब सुनना। शाब्दिक तो क्या हो गया? बोलना। सांकेतिक मतलब सुनना। फिर व्यवहारिक, व्यवहारिक किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल, क्रिया करना। हम हाथों से जो क्रिया करते हैं ना, शरीर से जो क्रिया करते हैं वो क्या है? प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक। और 5वां कौन सा जोड़ा इसने? श्रवण जोड़ा, है ना, सुनना। और देखो अब सांकेतिक में भी मैंने बताया आपको सुनना, और श्रवण भी सुनना, फिर अंतर क्या है? तो दोस्तों देखो, सुनना तो ये भी है कि आपने कुछ बोला, मेरा ध्यान कहीं और है, सुना तो सही लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और तो सांकेतिक तो ये हो गए। और श्रवण में क्या है? मैं ध्यान से सुनूंगा, और जब मैं ध्यान से सुनूंगा तो वो विषय वस्तु मेरी निश्चित। तो ये 5 कारक, 5 तत्व विषय वस्तु के बताए हैं गिलफोर्ड। ठीक है। अब इसमें 5वां कारक, 4 तो मूल हो गए, जैसे 4 मूल है ना ये, दृष्टि, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक, ये तो मौलिक कारक हो गए। और 5वां कारक कौन सा जोड़ा था इसमें? 5वां कारक जोड़ा था श्रवण। तो ये भी याद रखना, 5वां कारक कौन सा जोड़ा? विषय वस्तु में श्रवण को जोड़ा। आ गया समझ में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आयाम क्या है? संक्रिया, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आते हैं, संक्रिया में से, महत्वपूर्ण है ना। और सीधे सीधे से इसके कारक है। मूल रूप से 5 कारक बताए, फिर संशोधन में एक कारक और बढ़ा दिया, वो हो गए 6, है ना। कौन कौन से देखें? स्मृति, अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संज्ञान और मूल्यांकन, हो गए ना 5। स्मृति, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संज्ञान और मूल्यांकन। अब मैं आपको बाद में जब टॉपिक पूरा हो जाएगा जब समझाऊंगा अपसारी और अपसारी चिंतन क्या होते हैं, है ना। वही संक्षिप्त में मैं बता दूं कि अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है? अपसारी चिंतन परंपरागत चिंतन, है ना। मतलब जब एक ही रास्ते पर हम जाते हैं या एक ही प्रकार से जब हम सोचते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन, है ना। और दूसरा क्या? अपसारी मतलब सृजनात्मक चिंतन, है ना। और सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? जब हम अनेक प्रकार से सोचते हैं, एक ही समस्या के अनेक समाधान हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। अप मीन्स फैला देना, मतलब हमारे विचारों को चारों तरफ फैला देना ही क्या है? अपसारी चिंतन, है ना। अब मैंने, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि चलो बताओ कि 2 और 3 कितने होते हैं, है ना। मैंने सोचकर उत्तर दे दिया कि 5। चिंतन तो हुआ, कौन सा हुआ? लेकिन अभिसारी हुआ, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो बोल दिया। और अपसारी चिंतन में क्या होगा कि मैं सोचूंगा कि 2 और 3 5 ही क्यों होते हैं, है ना। इस पर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाऊंगा, सृजनात्मक चिंतन करूंगा, वो क्या कहलाएगा? मेरा अपसारी चिंतन। ठीक है। और मैं इसका डिटेल से बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी आप इतना याद रखें, ये अपसारी चिंतन एक मार्गीय होता है, एक रास्ते पर चलता है, और अपसारी चिंतन बहुमार्गीय होता है, अनेक रास्तों पर अलग अलग चलता है। ठीक है। तो अगला देखो संज्ञान। अब फिर शब्द आए संज्ञान, और एक होता है ज्ञान। तो संज्ञान क्या है? हमारी मानसिक क्षमता है ना। हमारी मानसिक क्षमताओं का उपयोग ही क्या है? संज्ञान।
तो ज्ञान क्या है? वातावरण से सीखा हुआ, है ना। जो वातावरण से हम सीखते हैं वो ज्ञान है, और जो संज्ञान मानसिक क्षमताओं का उपयोग है। तो संज्ञान एक मानसिकता है और ज्ञान एक वातावरण की वस्तु है ना। फिर मूल्यांकन, मतलब जो कुछ हमने सोचा उसका मूल्यांकन करना। ये 5 इसमें क्षमताएं संक्रिया की बताई थी। अब आगे क्या किया, गिलफोर्ड ने अपना संशोधन किया था इसी अपने सिद्धांत में, और 5 की बजाय कितने बता दिए तत्व इसने? 6। अब वो 6 कौन कौन से थे? तो दोस्तों बड़ा सीधा सा है। इसकी जो पहली क्षमता थी ना, स्मृति, इसको तोड़कर उसने 2 भागों में विभक्त कर दिया। मतलब स्मृति 2 प्रकार की लाया गया। कौन कौन सी? धारणात्मक स्मृति तथा अभिलेखन स्मृति, है ना। मतलब स्मृति के 2 पार्ट कर दिए इसने, हो गए ना 6, धारण और अभिलेखन। अब धारण क्या है? ये धारणात्मक स्मृति क्या है दोस्तों? ये भी आपको आएगा साइकोलॉजी में जब विकास का टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। उस धारण क्या है? किसी चीज को अपने अचेतन में ले जाना क्या कहलाता है? धारण करना, है ना। हम कहते नहीं कि इस चीज को मैंने याद कर लिया। वो याद कब हुआ? जब हम उसका हमने धारण कर लिया। तो धारण क्या है? किसी चीज को अपनी स्मृति में ले जाना, या स्मृति मतलब अपने अचेतन में ले जाना ही क्या कहलाता है? धारण करना। ठीक है, देखो ये आपको पहले दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि एक होता चेतन और एक होता अचेतन, है ना। चेतन से हम नया ज्ञान प्राप्त करते, और उस नए ज्ञान को हम अभ्यास या याद करके दोहरा कर कहाँ ले जाते? अचेतन में। तो वो चेतन के ज्ञान को अचेतन में ले जाना और अचेतन में जाकर उसे एकत्रित कर लेना ही क्या कहलाता है? धारण करना। समझ गए? धारण तो धारणात्मक स्मृति, और फिर क्या है? अभिलेखन स्मृति। अभिलेखन मतलब लिखने की, ये भी एक क्षमता है। गिलफोर्ड ने बताया तो कई चीजों को हम याद तो कर लेते, धारण तो कर लेते, किंतु जब हमें जरूरत पड़ती है एग्जाम में या कहीं भी, तो उसे हम लिख नहीं पाते, है ना। तो ये भी एक क्षमता है, धारण करना और अभिलेखन करना। तो 2 प्रकार की स्मृति के 2 भाग हो गए, धारणात्मक और अभिलेखन। अब आप काउंट कर लें, 6 हो जाएंगे। स्मृति को 2 भागों में कर लें, 2, मूल्यांकन 3, संज्ञान 4, अपसारी 5 और अपसारी 6 हो गए। ये 6 कारक बताए थे संक्रिया के, और मूल रूप से 5 बताए। और तीसरा आयाम क्या है दोस्तों? उत्पाद या परिणाम। इसका कोई संशोधन नहीं है, मौलिक या मूल रूप भी 6 और संशोधित है ही नहीं। तो 6 क्षमता है इसकी। 6 कौन कौन सी, इनको भी याद करना। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षमताएं कौन सी है? इसमें संक्रिया की क्षमताएं 6, और इनको भी याद रखना। जैसे इधर मैंने बताया ना कि 5वां कारक कौन सा जोड़ा? श्रवण, है ना। ऐसे इधर मान लो पूछ ले कि इधर 5 थे, 6वां कौन सा जोड़ा? तो 6वें में स्मृति के 2 भाग कर दिए, धारण और अभिलेखन। तो सीधा सा, है ना। आगे देखिए उत्पाद के 6 कौन कौन से हैं? वर्ग, इकाई, आशय, संबंध, पद्धति और रूपांतर। ये 6 कारक बताए थे गिलफोर्ड ने उत्पाद के। ठीक है, इस तरह से गिलफोर्ड हमारी मानसिक संरचना बताता है, कि बुद्धि की संरचना का वर्णन करता है ना। हो गया 3 आयाम, तीनों के कारक, कौन कौन से कारक है उनको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए आप इसको, और पीडीएफ में भी सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों आपको। आगे इसी गिलफोर्ड में अब हम एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछते ज्यादातर जब सीधा पेपर आता है तो, कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल कितने कारक हैं, आता है ना क्वेश्चन। तो इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, है ना। अन्यथा वैसे पीडीएफ में आपके सामने है ही दोस्तों, ठीक है। तो पीडीएफ में है, अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल कारक, इसके बारे में बात करेंगे। देखें, फिर एक टेबल बनेगी, क्या? गिलफोर्ड के
अनुसार बुद्धि के कुल कारक, है ना, कुल कारक। ठीक है, देखो कितने कारक हैं। वैसे तो आप ये क्वेश्चन को कई बार देखा होगा, जैसे 120 होता है ना, 120, 150 और 180, यही तो आता है क्वेश्चन। 100 जैसे 2016 में आया हुआ सीधा सा, तो कितने माने थे उसमें, 120, है ना। वर्तमान में कितने संशोधन हुआ ना, कैसे संशोधन हुआ, कब हुआ, वो मैं बताऊंगा अभी। एक वर्तमान में 180 और मूल रूप से 120। बाकी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसको मानते हैं हम 120, क्यों, मूल कारक तो कुल कितने हैं, 120 है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी को मान्यता मिली हुई है। मूल कारक पूछते हैं 120। अब 120 कैसे बने वो देखें। मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने, और वो टेबल क्या है देखें। विषय वस्तु 3 है ना, 3 आयाम। अब आप खुद रिमाइंड करते जाएं। विषय वस्तु, दूसरा क्या है बताओ, संक्रिया, है ना, और तीसरा क्या है, उत्पाद। यही है ना, 3 आयाम, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे इनके कारक। जैसे अब आपको एक टेबल में बता रहा हूं पूरी, जैसे इनको, इसको आप बना लें, इसको बनाना चाहे तो जो इसने मूल सिद्धांत में कारक बताए थे वो संत देख लेना आए तो, बाकी मैं लिख रहा हूं 1959 में इसने मूल कारक दिए थे। फिर पहला संशोधन किया था इसने 1961 में, और दूसरा संशोधन किया था इसने 1967 में। ठीक है, ये तो था इसका मूल या मौलिक, ये था इसका प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन था नहीं, प्रथम संशोधन, और ये था इसका दूसरा द्वितीय संशोधन। इस तरह से था। पहला संशोधन कब किया अपने सिद्धांत में गिलफोर्ड ने, 1961 में। पहली बात तो ये देखो, कब दिया सिद्धांत, ये कारक कब बताया इसने, 1959 में। पहला संशोधन 61 में और दूसरा 1967 में, है ना। अब विषय, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया दोस्तों, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, है ना। अब देखें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर, प्रथम संशोधन, है ना, तो यहां मुझे कुछ लिखना है इस जगह में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विषय वस्तु में। देखें विषय वस्तु के मूल कारक कितने बताए थे, मैंने बताया इसी वीडियो में आपको, 4 बताए थे ना, 4। संक्रिया के 5 और उत्पाद के 6, यही था ना। फिर मैंने बताया कि प्रथम संशोधन में विषय वस्तु के कितने कर दिए इसने, 5 हुए थे नहीं, मैंने लिखा है कि 4 ब्रैकेट में 5, देख लेना आप इसी वीडियो का। 4 के कितने कर दिए, 5। इधर 5 के कितने किए थे इसने, 6, और इधर 6 के 6 रहे, कोई संशोधन नहीं किया, है ना। इधर आप देखें ये भी 5। अब बताऊंगा कैसे लिख रहा हूं मैं इनको, एक ट्रिक दूंगा आपको। ये 6, अब देखो कैसे आया है। इसको चाहो तो आप रख लेना, या मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि गिलफोर्ड ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उसने तय कर लिया था कि मैं एक शब्द याद रखना, बस एक, कि मैं एक बार में, एक ही आयाम में, एक ही बार संशोधन करूंगा और एक ही कारक को बढ़ाऊंगा। ये मेरा एक क्या है आपके लिए सूत्र है। क्या, एक, कैसे, क्या तय किया गिलफोर्ड ने कि एक बार में एक ही संशोधन करूंगा, एक बार में एक ही आयाम में संशोधन करूंगा और एक ही कारक को बढ़ाऊंगा, है ना। और आगे क्या तय कर लिया कि जिस आयाम में एक बार संशोधन हो गया उसमें मैं दूसरी बार संशोधन नहीं करूंगा। अब आपको देखो कि मूल ये था विषय वस्तु का 4,
अब क्या तय किया उसने कि एक बार में एक ही कारक बढ़ाऊंगा और एक आयाम में एक ही बार संशोधन करूंगा। तो देखें अब 4 के इसने एक बार में 1 बढ़ा दिया, 5 हो गए। फिर क्या किया कि एक आयाम में एक ही बार संशोधन करूंगा, तो अगला संशोधन नहीं होगा, इसका नंबर कट हो गया, तो 5 के कितने रहेंगे 5। ठीक है, दूसरी बार अब देखें, पहली बार में इसमें संशोधन हो गया, 4 के 5 कर दिए, अब नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अब तो दूसरी बार करेगा, फिर देखना नहीं ये इसमें थोड़ा, ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट कर लें। इसमें थोड़ा सा ये देखना, ये 5 रहेगा, क्यों रहेगा, शर्त थी नहीं एक, शर्त क्या थी, शर्त ये थी दोस्तों, शर्त ये थी कि एक आयाम में एक ही बार संशोधन करूंगा, है ना। अब एक बार संशोधन उसने 1961 में कर लिया प्रथम आयाम में विषय वस्तु, है ना, तो इनका नहीं होगा, ये जो भी तो आ गए 5 के 5 और 6 के 6। अब दूसरा संशोधन देखिए, दूसरे संशोधन में प्रथम कारक का तो संशोधन या हो गया, तो ये जो भी तो आ गया। अब नंबर किसका आएगा, दूसरे आयाम का, दूसरा आयाम क्या है संक्रिया। अब संक्रिया में देखा दूसरे संशोधन में 5 के कितने कर दिए इसने 6, है ना, 6 हो गए। यहां तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ यार, क्योंकि यहां पर तो उसकी शर्त यहां पूरी हो गई, तो ये तो जो भी तो अब नंबर आया इसका तो 6 हो गए। ठीक है, 2 संशोधन हुए, तीसरा संशोधन हुआ नहीं। अगर तीसरा संशोधन होता तो आप खुद सोच लें किसमें होता, किसमें परिवर्तन होता, इसमें होता ना, क्यों, क्योंकि 2 तो ये पहले हो गए, अब तीसरा नंबर इसका था, तो ये 7 होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गिलफोर्ड ने 2 संशोधन किए और इस तरह से उसने कारक बढ़ाए, है ना। अब इनको रख लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया। और सब अब देखें अब आपको ये उत्तर कैसे आए, 120, 150, 180, तो इनको आप आपस में वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ये और ये करें, 6 पंजे 30, 4 120, ये 120 आ गया आपका, 30 150, ये 150 आ गया, और 30 180, ये 180 आ गया नहीं, तीनों आपके इस तरह से, है ना। इस टेबल को इसलिए मैंने आपको बनाया और समझाया कि आप इनको समझ जाए कि ये कैसे आए, है ना। तो ये आपके मूल कारक कुल कितने हो गए 120 और वर्तमान कितने हो गए 180। प्रथम संशोधन में 150, ये प्रथम संशोधन, ये दूसरा संशोधन है मूल। इस तरह से 120, 150 और 180 ये आपके कारक आए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये आपका बहुत बड़ा एक बुद्धि का सिद्धांत और इम्पोर्टेंट सिद्धांत आज मैंने आपके सामने लाया हूँ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आगे मेरे YouTube चैनल क्वालिटी क्लासेस GGC को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन मतलब घंटी को दबाएं, और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल जो आएगा वो रहेगा आपका समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का। ठीक है, और कल जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, कल बुधवार है, कल से मैं इंडियन हिस्ट्री का भी वीडियो आपको प्रेजेंट करना चालू कर दूंगा। थैंक यू।